आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी बी के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम अपने लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा एग्जाम में आप हुआ ऐसे लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। कुछ भी आपको अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्चुअल में पैसेज का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैसेज होगा यहां से लेकर यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी है पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पड़ोस का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। तो वो चीज आपको लिख देना है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो पैसेज वाला होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है। आप पढ़िएगा पैसेज को ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि पड़ोसी के साथ सामंजस्य बिठाना हमारे हित में क्यों है। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए, देखिए साफ साफ लिखा गया है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य को बिठाना ही पड़ता है। और यहां से लेकर आप लोग यहां तक लिख दीजिए। आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए यहां पर कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये जो शीर्षक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। देखिए टाइटल अलग अलग हो सकता है। जैसे भी मान के चलिए, जैसे आप मॉडल पेपर का जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में जो लिखा रहता है ना, जैसे कि आपने जो सर्च किया तो वही होता है आपका टाइटल। तो अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग टीचर अलग अलग टाइटल्स देते हैं। तो टाइटल्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक्चुअल में पड़ोसी के बारे में बताया जा रहा है। पड़ोसी का जो महत्व है हमारे सामाजिक जीवन में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पड़ोसी का महत्व। हो सके आपका टाइटल कुछ अलग हो, कोई दूसरे टीचर आपको पढ़ाए होंगे उनका टाइटल अलग हो, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सबका टाइटल एक जैसा हो, टाइटल मैच कर जाए। तो यहाँ पर पड़ोसी का महत्व जो मुझे लगा, तो मैं अपने तरफ से इसको पड़ोसी का महत्व ही बोलूंगा इसके टाइटल को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा है व्याकरण से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है अथवा देके है। या तो आप ऊपर वाला का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाला का आंसर दीजिए, जो मर्जी है सो दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाला का आंसर दे रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। देखिए जो संयुक्त वाक्य होता है ना, उसमें तथा और एवं ये सब चीज रहता है। तो मैंने लिखा है कि पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। तो यहां पर मैंने एक और लगा दिया है। देख लीजिए यहां पर मैंने क्या किया है, एक और लगा दिया है और मैंने इसको संयुक्त वाक्य में बदल दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहां पर जैसे कि ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, जैसे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के नाम लिखे, तो मैंने इसको लिख दिया है। देखिए ये सब डेफिनेशन होता है, ये सब चीज आपको मतलब किताब में मिल ही जाएंगे। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया। देखिए क्या कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक का है। ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन है, जो मर्जी है, क्योंकि यहां पर अथवा दिया, जो मर्जी है उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मेरा मन क्या ऊपर वाला देने का, तो मैंने दे दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। तो देखिए सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, एक गाना भी है। ठीक है, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियां आज भी गुंजायमान है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और दोनों एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आत्मत्राण कविता हमें क्या संदेश देती है। एक कविता है जिसका नाम है आत्मत्राण, तो इससे हमें क्या सीख मिलता है आपको बताना है। तो देखिए आत्मत्राण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कहता है।
आत्मत्राण कविता के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे सब लोग हमें धोखा देते हैं, सभी दुख हमारे चारों ओर घूमते हैं, परंतु ईश्वर पर हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मजबूत बने रहना चाहिए। बात क्लियर? चाहे कितनों भी दुख हो, कोई साथ दे या ना दे, कोई धोखा दे, हमें लेना देना नहीं है। हमें इस बात पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर और हमारा जो विश्वास होगा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उनके अनुसार जीवन में थोड़ा सा दुख आते ही है, मनुष्य का भगवान पर से विश्वास हट जाता है। देखिए थोड़ा सा दुख जब आ जाता है ना, तब सोचते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, भगवान के साथ हमारा विश्वास टूट जाता है। और जाहिर सी बात ये चीज है, ये हकीकत बात है। कभी अपने आराध्य से आत्मबल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कर रहा है, कभी ईश्वर से चाहता है कि वह उसे इतना आत्मबल दे कि वह स्वयं मुसीबतों का सामना कर सके और उन पर विजय पा सके। दुखों में भी ईश्वर को न भूले, उसका विश्वास अटल रहे। कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हमें स्वयं मुसीबतों का सामना करना चाहिए और उन्हें जीतना चाहिए। ठीक है, हमें मतलब ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो ये था आत्मत्राण कविता का संदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो क्वेश्चन है, एक ऊपर में एक नीचे में है। अथवा जब भी रहेगा तो या तो ऊपर वाला का आंसर दीजिए या फिर नीचे वाला का। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला का दे दिया कि सुलेमान में कौन कौन से गुण थे। देखिए सुलेमान जो थे ना, ईसा से, जो ईसा मसीह जो है, ईसा से क्या है 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मानव जाति के राजा होने के साथ पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वे उनकी भाषा समझते थे तथा सबका भला चाहते थे। तो मतलब ये हो गया इनका गुण, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। देखिए लेखक का कहने का उद्देश्य कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। भूतकाल को मत सोचो, भविष्य के बारे में उतना मतलब प्लानिंग मत बनाओ। जो करना है वर्तमान में करो, जो तुम्हारा मैन होगा। जैसे कभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर शायद हम लोग का एग्जाम फिर से ना हो, हम लोग प्रमोट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। बोला जा रहा है ना, कविता में भी बोला जा रहा है कि भूत और भविष्य में मत रहिए, वर्तमान को देखिए। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, आंसर में भी आपका वही होने वाला है। देखिए इसका आशय है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। हम भूतकाल से शिक्षा लेकर तथा भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही परिश्रम करके कार्यान्वित कर सकते हैं। हमें जो फ्यूचर में करना है उसको वर्तमान में करेंगे तब ना हमें फ्यूचर में उस चीज का फल मिलेगा। तो वही बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है। गीता का नाम सुने होंगे, जो बहुत ही बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो गीता में बोला है कि वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया गया है। देखिए एक्चुअल में मतलब बोला भी जाता है ना गीता में कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो वही बात होता है यहाँ पर भी, ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन बिता सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। तो देखिए हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा, दोनों एक ही श्रेणी के लगे। क्यों? तो देखिए उनके भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिन तक तो हरिहर काका का ध्यान रखा, फिर बची कुची रोटियां दी, नाश्ता नहीं देते थे। बीमारी में कोई पूछने वाला भी न था। जितना भी उन्हें रखा जा रहा था उनकी जमीन के लिए था। बात समझ में आ रहा है? जमीन के लिए मतलब उनको रख रहा था। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिर की, फिर जमीन अपने ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए कहने लगे। काका के मना करने पर उन्हें अनेक यातनाएं दी, अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठूसकर एक कोठरी में बंद कर दिया, जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया तथा उन्हें मारा पीटा गया। बताइए वही जमाना है। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से व्यवहार रखते थे, अतः उन्हें दोनों एक ही श्रेणी के लगे। समझ सकते हैं क्या है दुनिया आजकल का, जमीन के लिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है और जाहिर सी बात है, हकीकत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से हमारा जो सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा रचना का है, यहाँ पर दो है, एक ऊपर में है एक नीचे में। हमें यहाँ पर लेटर दिया गया है, जो आपको मर्जी है आप वही लिखिए। देखिए ऊपर वाला तो थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है, लेकिन ये जो लॉकडाउन वाला है ना, ये मुझे लगा कि थोड़ा लेटेस्ट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। आप लोग इसको खुद से करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और स्पेशल बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए, फिर तो आप लोग लिखिएगा ना। क्वेश्चन देख लीजिए कि लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या, जो भी आपका रूटीन है लॉकडाउन में, उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है।
आप लोग जो पत्र लिखेंगे परीक्षा भवन से लिखेंगे, इसलिए परीक्षा भवन यहाँ पर ही लिख देना है, कोई एड्रेस फिड्रेस नहीं देना है। दिनांक 29 मार्च 2022, मान के चलिए जिस दिन को आपका एग्जाम होगा वही डेट दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग 29 मार्च लिख दिए, क्योंकि जो डेट आ रहा था 29 मार्च वही मैंने लिख दिया। जो डेट होगा परीक्षा का वही डेट दीजिएगा। प्रिय मोहन, आशा करता हूं कि तुम एकदम स्वस्थ होंगे और तुम्हारे परिवार में भी सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ एकदम स्वस्थ हूँ। मैं जानता हूँ यह थोड़ा मुश्किल समय है, परंतु हमें संयम से काम लेना होगा। हर साल हम छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, पर इस बार नहीं जा पाए। मैं अपने घर पर अपना सारा समय अपने परिवार के साथ बिता रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और फिर नाश्ता करके अपना ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। विद्यालय से जो होमवर्क मिलता है उसको पूरा करता हूँ और शाम को अपने भाई के साथ खेलता हूँ। तुम अपना समय कैसे व्यतीत करते हो पत्र लिखकर बताना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अपने होगा ना, अपने को यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपने, ठीक है। तो अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है। यहाँ पर अपने नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। और तुम्हारा प्यारा मित्र मंतोष, कुछ भी नाम वगैरह जो भी रहेगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपको लिखना है। देख लीजिए कितनी सिंपल से मैंने आपको लेटर को बता दिया। आगे चलते हैं, आगे हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक निबंध है। एक्चुअल में यहाँ पर दो निबंध है, जैसे कि यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर एक ठो। तो आपको जो वाला पसंद लगता है आप लोग लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाला निबंध लिखकर बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें जो संकेत बिंदु दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे पहला है आपका पुस्तकालय का अर्थ, तो सबसे पहले आपको बताना है कि पुस्तकालय का अर्थ क्या है। फिर पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग, ठीक है, जो भी उसका नियम होगा, जो उसका सदुपयोग होगा उसको लिखना है। पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति में भूमिका, तो ये चीज आपको लिख देना है। बात क्लियर हो रहा है? तो चलिए सर एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है। पहले देखते हैं कि पुस्तकालय क्या है। तो देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति इतनी उन्नत नहीं थी और साथ ही पुस्तकों का भी अभाव था। देखिए बात समझिए, जैसे कि प्राचीन काल को गोली मारिए, कुछ दिन पहले का बात किया जाए, 5 साल या फिर 6-7 साल पहले, तो मोबाइल के बारे में उतना आइडिया नहीं था। मतलब जो आप अभी यूट्यूब में जो वीडियोस देख रहे हैं पहले नहीं देखते थे। पहले किसी को पता नहीं था कि यूट्यूब में ऐसा भी चीज होता है, लेकिन अभी हर एक बच्चे के पास हाथ में मोबाइल है। यूट्यूब से भले ही जो भी करते हैं लेकिन पढ़ाई भी करते हैं, तो यही बात होता है। इसलिए पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां पर सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती थी, ताकि सभी लोग आकर उन पुस्तकों से ज्ञान अर्जित कर सकें। देखिए एक्चुअल में क्या होता था पहले के टाइम में, मतलब देखिए हर एक के पास मतलब पैसा का भी अभाव होता था, पुस्तक नहीं खरीद पाते थे, तो पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में पुस्तक रहते थे। कोई भी व्यक्ति वहां आते थे, पुस्तक को पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, एकदम कोई दिक्कत नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत ही अच्छा कदम साबित हुआ। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में धर्म, साहित्य, वाणिज्य, कला, विज्ञान, पत्र पत्रिकाएं, बच्चों के मनोरंजन के लिए ज्ञानवर्धक एवं चुटकुलों की किताबें और पुराने ग्रंथ दादी सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकालय में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी इच्छा के अनुसार किताबों का चयन करके उसे पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ सकता है। कुछ पुस्तकालय में किताबें कुछ समय के लिए घर पर ले जाने के लिए भी दी जाती है। कुछ पुस्तकालय से हम लोग मतलब पुस्तक को घर भी ला सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पुस्तकालयों के कारण नई नई किताबें पढ़ने वाले जिज्ञासु लोगों और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ हुआ। देखिए मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब पुस्तक पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर तो पुस्तकालय का जो अर्थ था ये तो चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग क्या है, उसका नियम और उसका सदुपयोग क्या है। जो देखिए इस चीज को तो यहाँ पर देख लेते हैं, पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग। तो सबसे पहले पुस्तकालय के नियम देख लेते हैं। तो पुस्तकालय में जैसे कि कुछ नियम होता है, तो देखिए पहला क्या है कि पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने समय शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। आप हल्ला गुल्ला वहां पर नहीं कर सकते हैं। पुस्तकालय की किताबों और पत्र पत्रिकाओं को फाड़ना एवं उस पर, ठीक है, एवं उस लिख देते हैं, ठीक है, उस पर लिखना, उस लिख दीजिएगा, उस छूट गया तो उस पर लिखना सख्त मना होता है। बात क्लियर हो गया। जैसे कि पुस्तकालय में सबसे पहला बात आपको शांति बनाकर रखना पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि पुस्तकालय में जो भी मतलब किताब रहेगा, पत्र पत्रिका रहेगा, उसको आप फाड़ नहीं सकते, उस पर कुछ भी लिख नहीं सकते, तो उस छूट गया था। पुस्तकालय में शोर शराबा मचाने पर आपको कुछ करने में से निलंबित भी किया जा सकता है। यहाँ से ली गई किताबों को नियमित अवधि में वापस लौटाना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई पुस्तक पुस्तकालय से लेकर आए हैं तो जिस टाइम में आप बोल के आए कि हमें इस टाइम में देना, तो आपको उस टाइम में जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में जो मोबाइल फोन का जो यूज रहता है वो प्रतिबंध रहता है, उस पर आप मतलब फोन यूज नहीं कर सकते हैं, ये सब रहता है। आगे देखिए, यहाँ पर पुस्तकालय के लाभ भी है। क्या है? तो पुस्तकालय से हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किताबें पढ़ने से मन एकाग्र रहता है, क्योंकि पुस्तकालय कक्ष शांत होते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तकालय में सभी वर्गों के लोगों को किताब पढ़ने के लिए समान अवसर होता है। इनके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती है।
इनसे हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सहयोग मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानवर्धक किताबें पढ़कर व्यक्ति अच्छा काम करता है। बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि वर्तमान में पुस्तकालयों की आवश्यकता, या फिर आपका ये वाला जो पॉइंट है आप इसको लिख सकते हैं क्या है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर कि पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति में भूमिका। ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिए यहाँ पर कि पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति की भूमिका। ठीक है, पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति की भूमिका आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति की भूमिका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी है देख लीजिए क्या है कि वर्तमान में भी पुस्तकालय उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि वह पुराने जमाने में रखा करते थे। खासकर हमारे भारत देश में आज भी पुस्तकालयों की कमी है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसका एक अहम कारण शिक्षा का वाणिज्य कारण है। ठीक है, जिसके कारण शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। बात समझ में आ रहा है? देखिए आप लोग समझ सकते हैं, आजकल दिन प्रतिदिन शिक्षा भी महंगा हो रहा है, शिक्षा भी बिक रहा है, समझ सकते हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इसलिए पुस्तकालयों की महत्वता और अधिक बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे देश के गांव में पुस्तकालय देखने को नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके वहां भी पुस्तकालय नहीं होगा, जिसके कारण वहां के गरीब लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं और अपना पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हमें हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अच्छे पुस्तकालयों का विकास करना होगा। विदेशों में शिक्षा व्यवस्था इसलिए सुदृढ़ है क्योंकि वहां के प्रत्येक गांव और शहर में एक पुस्तकालय जरूर होता है। हमें भी प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने चाहिए, जिससे हमारे देश का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनेगा और सामाजिक विकास के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग करें। तो ये बात हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लिखा ना, आप इसी को लिख दीजिएगा, पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति की भूमिका क्या है, इसका भूमिका आप चाहे तो इसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया। फिर आगे देखिए, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि कुछ लोग बाजार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। देखिए बात क्या होता है, आप लोग जैसे दो दोस्त में किससे बातचीत करते हैं, बिल्कुल वैसे लिखना है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से लिख दिया, आप पढ़िए और समझिए। क्या देखिए, दो दोस्त है, एक का नाम है राम और एक का नाम है राज। तो देखिए राम क्या बोलता है कि अरे राज, बहुत दिन बाद तुम दिखाई दिए। राज बोलता है हाँ यार, लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकलते थे। राम बोलता है बात तो सही है, इस कोरोना ने तो बहुत घर उजाड़ दिए। राज बोलता है बिल्कुल सही बोले, फिर भी लोगों की लापरवाही देखो, अभी भी बाजार में बिना मास्क के घूम रहा है। राम बोलता है आजकल के लोग बहुत ही लापरवाह है, परंतु हम दोनों ने मास्क पहन रखा है और वैक्सीन भी ले लिया है। राज हाँ, परंतु अभी मैंने दूसरा डोज नहीं लिया है। राम कहता है कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो दूसरा डोज भी ले लेना। राज हाँ, अरे यार पढ़ाई कैसी चल रही है? राज पूछता है राम से। तो राम बोलता है एकदम ठीक चल रहा है, चलो अब घर चलते हैं। तो राज बोलता है हाँ यार चलो। तो बस इसी प्रकार से संवाद लिखना है। 5 नंबर देगा ना, तो 5 ठो लिखिएगा, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक और ये हो गया। गिन लीजिए, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। ऐसे आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। क्या बातचीत है आपस में, आप लोग दोस्त सब कितने बात करते हैं, बस वही सब चीज यहाँ पर आपको लिख देना है संवाद के रूप में। हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।